अजय श्रीवास्तव सर, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही गंभीर विषय है और इसके लिए हमें पूरे नए सिरे से सारे अपनी व्यवस्था को देखना होगा कि कैसे हम क्या कोई एलाई बना सकते हैं। क्या एनर्जी सिक्योरिटी पे जो हमारी निर्भरता है, जैसा कह रहे थे अभी तनया साहब, 91% हम लोग वहाँ से बाहर से लाते हैं, बाहर से निर्भर हैं। तो इस निर्भरता पे कोई आँच ना आए, कोई इस तरह के जोखिम ना आए ईरान वॉर जैसे, इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं। सेडिमेंट्री बेसिन्स वो बेसिन्स होते हैं जहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना होती है, इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो हम 1980 तक काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। ओएनजीसी बिल्कुल पीक पर था अपने, और नई नई ऑयल फील्ड जैसे बॉम्बे हाई हम एक्सप्लोर कर रहे थे। उसकी वजह से हम हमारी जो अपनी जो ज़रूरतें थी डोमेस्टिक, हम काफ़ी हद तक डोमेस्टिक ऑयल से पूरी कर रहे थे। बट सडनली हमने कुछ सोचा, कुछ समस्याएं आई, और 90s के बाद से हमने सेडिमेंट्री बेसिन्स में एक्सप्लोर करना कम कर दिया। मतलब हमने एक्सप्लोरेशन में पैसे लगाने बहुत कम कर दिए, और 2000 के बाद तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया उसमें। तो हमारे यहाँ सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं। ज़रूरत है ये सब दिक्कतें देखते हुए कि हम फिर से एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के बारे में बात करें और देखें, सारे सेडिमेंट्री बेसिन को हम एक्सप्लोर करें, और जहाँ ऑयल मिलेगा मिलेगा, जहाँ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। बट हमको ये रूल आउट करना है कि हमारे यहाँ ऑयल नहीं है। आज की डेट में हमारे यहाँ अनएक्सप्लोर्ड सेडिमेंट्री बेसिन्स मोर देन 60% ऑफ इंडिया सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमको वो एक्सप्लोर करना है। सबसे टॉप ऑप्शन ये होना चाहिए हमारा। नंबर 2, रशिया जो है, देखिए रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है यूक्रेन वॉर के बाद से, और कोई देश उनसे ऑयल नहीं ले रहा था। केवल 2 देश ले रहे थे, चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, और कोई किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं कह रहा हूँ इंडिया का रशिया से बहुत पुराना संबंध है। मार्केट प्राइस में भी अगर मिलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, शायद रशिया को उससे प्रॉब्लम कम हो। हमें अपना दिमाग स्थिर रखना है कि हम जो है छोटे मोटे जो वार्निंग्स आएंगे, हमें इंटिमिडेशंस आएंगे सपोज अमेरिका से, हमको वो सब इग्नोर करके लॉन्ग टर्म अपना सप्लाई रशिया से सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जो देश हैं, देखिए वेस्ट एशिया हमें 50% सप्लाई करता था लास्ट ईयर तक, 30% रशिया से हम लेते थे सब सैंक्शंस के बाद भी। बाकी जो देश है ना, अमेरिका से हमने दोगुना कर दिया एक साल में ही, लेकिन अभी भी 10 बिलियन नहीं पहुंचा है। उन्होंने इतना ज़्यादा कमिट किया है, उनके पास अधिक ऑयल है नहीं देने के लिए। साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं, वेनेजुएला, वहाँ की हालत हमने देखी है, ऑयल फील्ड इतने उनके डेवलप नहीं को सप्लाई कर पाए। अफ्रीका में नाइजीरिया थोड़ा बहुत हमको देता है, जो उनके बल्क बल्क जो सप्लायर्स हैं केवल वेस्ट एशिया है और रशिया है हमारे हमारे हिसाब से। तो ये 2 जगह हमको देखनी पड़ेगी, और टॉप पर इसके ऊपर हमको अपना लोकल जो एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम है वो ठीक से रखना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि ओएनजीसी इतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन था, कैसे वो डूब गया, कैसे वो डूब गया। वो एक बहुत अच्छी केस स्टडी बनेगी, इससे हमें बहुत सारे बिल्कुल, सबक ये मिलेंगे है, कि हमने कुछ है। गलतियां की हैं क्या। जी जी, ये जी अजय सर, आपने जो मुद्दा उठाया ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैं जरा आना चाहता हूँ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आपके पास, लेकिन इससे पहले तनेजा साहब के पास जाऊँ। तनेजा साहब, जो ये मुद्दा उठा रहे थे, मुझे याद है जब जब ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, ये 2000 से पहले के जो एक्सप्लोरेशन की बात करें, उस समय तो आप काफ़ी एक्टिव रहा करते थे, फील्ड में भी चीज़ों को देख रहे थे। ये कितना फिजिबल ऑप्शन है ये? देखिए हमारे यहाँ तनेजा जो साहब। देखिए जो डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसने सब बेसिन्स को आइडेंटिफाई करा हुआ है, ब्लॉक्स कार्व हो चुके हैं, है ना। और हमारे यहाँ खनन के यानी एक्सप्लोरेशन में काफी जो है काम होता रहा है। और अगर आप देखिए कि 2001 से हमने जो है सागर समृद्धि शुरू किया था। सागर समृद्धि जो था वो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन था, उसमें हमने $3.5 बिलियन हमने खर्च करे, लेकिन हमें वहां कोई कुछ ज्यादा मिला नहीं। कृष्णा गोदावरी में थोड़ी सक्सेस मिली, इसके अलावा बहुत ज्यादा कोई सक्सेस मिल नहीं पाई। और अब लेकिन नई टेक्नोलॉजी साथ में डेवलप होती रहती हैं, और शायद नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो वो करना चाहिए। तो सरकार ने अब इसको खाली ओएनजीसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको खोल दिया। 100% इन्वेस्टमेंट अब इसमें अलाउ है, और तमाम कंपनियां बाहर की अभी जो है डेटा है उसको स्टडी कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में कुछ संकेत हैं कि शायद गहरे पानी में वहां पे हमको गैस के अच्छे भंडार मिले, संकेत है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के देखिए। और दूसरी बात ये होती है, जब हम जो ज्यादा जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डीप वाटर में हैं। डीप वाटर में जो ऑन शोर जिसको बोलते हैं, उसमें हमने काफी एक्सप्लोर किया है, उसमें थोड़ा एक्सपेंड हो सकता है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। दूसरी बात, जो डीप वाटर के अंदर आप एक वेल एक्सप्लोर करते हैं, उसकी एक वेल की कॉस्ट जो है $80 मिलियन से लेकर के $100 मिलियन होती है, और हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले।
तो इसलिए वो सब बड़ा बहुत ही ज्यादा, इसलिए भारत सरकार चाहती है कि विदेशी कंपनियां भी उसमें आए और आकर के हम दोनों मिलकर ढूंढें, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेकर के उसमें आए। द रीजन कि हम जो है, लेकिन अब उसमें हम कितने ब्लेस्ड हैं नहीं है वो तो कुदरत तय करेगी, और नई टेक्नोलॉजी कुदरत के जो भी ऊपर हम निर्भर उसको करता है। लेकिन एक आखिरी लाइन लक्ष्मण मैं इसमें बोलूं कि हमारी जो कुल मिलाकर के एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन को जो है, हमारा इसको खोला गया है और इसमें हम बहुत ज्यादा लकी नहीं रहे हैं। लेकिन इसलिए मेरा मानना है कि जियोलॉजिस्ट से मेरी तो रोज ही बात होती रहती है, जो खनन करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम इस पर बहुत ज्यादा काउंट ना करें। हम तेल और गैस के भंडार विदेशों में जहां भी मिलते हैं, और खासतौर से प्रोड्यूसिंग फील्ड्स हैं, हमारी कंपनियों को जाकर के वहां हिस्सेदारी या इक्विटी वाले खरीदना चाहिए। जब तक कि हम भारत में कोई हमारी बहुत बड़ी लॉटरी ना निकल जाए, हमको खरीदना चाहिए, क्योंकि तेल पे निर्भरता हमारी अब जो 1980 या 1990 से पहले आयात पर निर्भरता इसलिए कम थी, कंजम्पशन कम था भारत के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं थी। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और इसकी धुरी तेल है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसकी धीरे धीरे वो श्रिंक, ऐसा परसेंटेज वाइज वो श्रिंक होता नजर आता है। बिल्कुल, दरअसल भारत में भी संभावना है, लेकिन काफ़ी सीमित संभावना है, और जो संभावना है वो काफ़ी महंगा है, क्योंकि ड्रिल करने के खर्च काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक मुद्दा जो आपने तनेजा साहब उठाया था, उस पर मैं स्वर्ण सिंह साहब आपकी राय चाहूँगा कि इन्होंने एक आइडिया दिया है कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है या फिर जिनसे हमारा ऑयल से कारोबार करना है, उनसे ऑयल खरीदना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ऐसे देश मिल करके कोई ऐसा एलआई बना लें ताकि इस तरह के झटके आए तो हमें इसका असर ना पड़े। ये कितना फिजिबल ऑप्शन है, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से तालमेल बनाने की कोशिश करता है, जब दूसरे देश भी जो बड़ी मात्रा में आयात करते हैं ऊर्जा का, वो भी लगातार तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। पर अभी तक की बातचीत हमारी शायद बहुत ज्यादा इसी पर केंद्रित है कि आयात पर निर्भर देश किस तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मैं उसका दूसरा पहलू आपसे साझा करना चाहूंगा। जो देश ऊर्जा का निर्यात करते हैं, वो भी उसके निर्यात पर उतने ही निर्भर हैं, शायद उससे भी ज्यादा निर्भर हैं, क्योंकि आप देखें जो देश आयात करते हैं वो यदि ईरान से नहीं मिल सकता तो रशिया कहीं और जा सकते हैं, यूएस पे जा सकते हैं, वेनेजुएला पे जा सकते हैं। पर जो तेल का निर्यात करते हैं, वो तेल का निर्यात के अलावा कुछ दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास, उनकी भी मजबूरी होती है। तनेजा साहब जानते हैं इस बात को अच्छे से कि तेल के कुओं को बंद करके खोलना ऑलमोस्ट असंभव होता है। तो मतलब ये कि जो निर्यात करते हैं उनकी भी मजबूरी होती है कि लगातार वो निर्यात करते रहे। कुछ साल पहले ब्रेंट क्रूड को ऑयल का कुछ घंटों के लिए माइनस में उनका प्राइस चला गया था, क्योंकि उनको वहां से वो धकेलना ही था वहां से अपना कच्चा तेल। तो ये उनकी जो निर्भरता निर्यात पर है वो भी समझनी होगी हमें। और ये भी सच है कि विश्व में फॉसिल फ्यूल्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता है और वो जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए निर्यात जो करते हैं उनमें और जो आयात करते हैं उनमें लगातार तालमेल बना रहना चाहिए। दूसरी बात, जहां भारत की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हम बहुत ज्यादा काबू नहीं कर सकते कि हमारे मर्जी से चलेगा। उसमें अस्थिरता आएगी, उथल पुथल आएगी, कई बार आई है इस तरह से। तो भारत को क्या करना होगा कि जो उसको आयात करने की जरूरत है वो आयात करने की क्षमता भारत में होनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए, हमारी औद्योगिकी है, हमारी जो सेवाएं हम निर्यात करते हैं उनमें जो हमें मुनाफा होता है वो ऊर्जा के आयात के घाटे को पूरा कर पाए। मतलब आदान प्रदान लगातार होता रहे, और उसके साथ साथ हमें इंडिजिनाइजेशन पर जोर देना होगा, दूसरे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर ध्यान देना होगा, ताकि धीरे धीरे पूरा विश्व कोशिश कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए। उसमें भी कोल पर लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी की सोच होनी चाहिए, गैस का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये लगातार जो पर्यावरण को लेकर भी कुछ हम बहुत जागरूक हुए हैं, उसकी वजह से भी फॉसिल फ्यूल पे हम अपना एक तरह से निर्भरता कम करनी चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो या दूसरे कई तरीके हो कि किस तरह से ऊर्जा को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया जाए, उसको खराब बर्बाद न किया जाए इधर उधर। तो अलग अलग तरह से वो भी एक विकल्प, हाँ, वो भी एक विकल्प होगा जिसपे
सरकार ने काम करना शुरू भी कर दिया है पिछले, भले ही इस आपदा की वजह से भी, लेकिन काम इस पे काफ़ी शुरू हुआ, चूंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि इस ऑयल के अलावा दूसरे कारोबार इस पूरे क्षेत्र में कैसे बदलेंगे, और ये जो क्षेत्र था एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा अवसर माना जाता था। तो क्या ये माना जाए कि निवेशकों की पहली पसंद अभी पूरा क्षेत्र नहीं रहेगा, भारत के लिए उसमें एक मौका हो सकता है क्या?